शुरू कर रहे हैं आपकी क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से लेसन नंबर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। यानी कि इसमें कहानी बताई गई है कि इसमें एक वैज्ञानिक की कहानी है और वो वैज्ञानिक बनने तक के सफ़र की कहानी बता रहे हैं कि वो वैज्ञानिक कैसे बना। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये कि एक साइंटिस्ट कोई भी आदमी बनता है तो उसके जीवन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन्हीं घटनाओं की वजह से या उन्हीं चीज़ों की वजह से, उन्हीं वास्तविकताओं की वजह से वो वैज्ञानिक बन पाता है। ये सबसे पहले देखते हैं कि इस कहानी का सेंट्रल थीम क्या है। थीम ऑफ द स्टोरी देखेंगे हम, ये लिखी हुई है जिसके बेसिस पे आप समरी लिख सकते हैं सारी। रिचर्ड ई ब्राइट ये नाम है इन साइंटिस्ट का। तो रिचर्ड ई ब्राइट हैज़ रिसीव्ड द सर्ल स्कॉलर अवार्ड एंड द शेरिंग प्लाउ अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये 2 अवार्ड्स मिले हैं रिचर्ड ई ब्राइट को। इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। तो ये उनका फैसिनेशन, लास्ट चैप्टर में भी शब्द आया था फैसिनेशन, मतलब उत्सुकता, जानने की इच्छा। जब आप किसी चीज़ के प्रति इतने आकर्षित होते हैं कि उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसको फैसिनेशन कहते हैं। तो ये उनका फैसिनेशन ही था तितलियों के बारे में, जिसने उनको ये सारे अवार्ड्स दिलाए थे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये देखते हैं इनके साथ क्या क्या हुआ और नैरेटर को इनके बारे में क्या कहना है। ये है रिचर्ड ई ब्राइट, राइट। ये शुरू के 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको ये आगे के पैराग्राफ्स में मिल जाएंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं। एट द एज ऑफ 22 ए फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑफ हाउ सेल्स वर्क। तो 22 साल की उम्र में, ये तब की बात है जब रिचर्ड ई ब्राइट 22 साल के थे। तो 22 साल की उम्र में स्काउट ऑफ द ईयर, आप जब भी किसी डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन में घुसते हैं तो उसमें पहली पोस्ट स्काउट होती है। जैसे आप बिजनेस वर्ल्ड में घुसते हैं तो पहली पोस्ट आपकी इंटर्न की हो सकती है, वैसे स्काउट ऑफ द ईयर। बहुत ही यंग थे, 22 साल के थे, तो साइंटिफिक फील्ड में काफ़ी यंग ये उम्र होती है। तो इसका इन्होंने 22 साल की उम्र में ही लोगों को बहुत ज़्यादा उत्सुक कर दिया था अपने किस काम से, सेल्स कैसे काम करते हैं इस पे शोध करके, इस पे शोध करते थे रिचर्ड ई ब्राइट। रिचर्ड एच ई ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन्ड द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। तो रिचर्ड एच ई ब्राइट और उनके कॉलेज के रूममेट ने एक अपनी थ्योरी एक्सप्लेन की थी, अपनी थियरी एक्सप्लेन की थी किस चीज़ में, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। ये वहाँ की बहुत अच्छी पब्लिशिंग थी और उसमें इन्होंने अपनी थ्योरी एक्सप्लेन की थी 22 साल की उम्र में, रिचर्ड एच ई ब्राइट और उनके कॉलेज के रूममेट ने। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस important scientific journal had ever published the work of college students in sports that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. तो ये पहली बार था कि उस पत्रिका ने किन्हीं कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की कोई रिसर्च छापी थी। यानी ये बहुत बड़ी बात थी कॉलेज के बच्चों की, जिसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट की बातें छपती हैं उसमें कॉलेज के 2 बच्चों की बातें छप गई। ये बिल्कुल वैसा ही था। अगर आप बेसबॉल के गेम के बारे में जानते हैं तो बेसबॉल एक गेम होता है, क्रिकेट के जैसा होता है, जिसमें लंबा सा डंडा और बॉल खेलते हैं, आपने ज़रूर देखा होगा। तो उसमें ये वैसा ही था जैसे 15 साल की उम्र में आपका नेशनल टीम के लिए, बड़ी बड़ी टीमों के लिए सिलेक्शन हो जाए। 22 साल के थे, छोटे थे, तो ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे बेसबॉल की टीम में आपका 15 साल की उम्र में सिलेक्शन हो जाए और आप पहले ही मैच में अपने होम रन मार दें। होम रन का मतलब होता है आप गेंद को बल्ले से मार के स्टेडियम के बाहर पहुंचा दें, उसको भी होम रन कहते हैं। या गेंद को बल्ले से मार के और चारों कोनों पे दौड़ के और वापस अपनी जगह पे आ जाएं, उसको होम रन कहते हैं। यानी ये बहुत बड़ी बात थी। एक्चुअली नैरेटर ये कहना चाहता है कि ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। एक तो पब्लिश होना वो मैटर, यही खुद में बहुत बड़ी बात थी। For Richard E. Bright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields, and it all started with butterflies. और रिचर्ड ई ब्राइट के लिए सिर्फ एक शुरुआत थी, उन्होंने आगे जाके और भी बहुत सारे अचीवमेंट और बहुत सारे
पुरस्कार और उनके सारे बहुत मशहूर हुए थे ये साइंटिस्ट अपने वर्क के लिए, सेल्स के वर्क के लिए, सेल्स पे कैसे काम करते हैं। और ये सारी चीज़ें उनके लिए शुरू कैसे हुई थी? बटरफ्लाइज से। तो यही मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट बता रहा है कि किसने उनको साइंटिस्ट बनाया? बटरफ्लाइज ने। एन ओनली चाइल्ड, ईब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग। नॉर्थ ऑफ रीडिंग मतलब अच्छा पढ़ते थे, अकेले बच्चे थे अपने घर के, एज एन ओनली चाइल्ड, अपने माता पिता के अकेले संतान थे वो। तो नॉर्थ ऑफ रीडिंग या साउथ ऑफ रीडिंग, किसी भी चीज़ को नॉर्थ और साउथ ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। अगर नॉर्थ बोलते हैं तो यानी ऊपर की तरफ होता है। आप मानचित्र देखेंगे या पृथ्वी देखेंगे तो नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ होता है और साउथ नीचे की तरफ होता है। तो नॉर्थ ऑफ रीडिंग का मतलब काफ़ी पढ़ते थे वो। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये कहने का एक तरीका है, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। नॉर्थ ऑफ रीडिंग। Pennsylvania, there wasn't much I could do there, he said. I certainly couldn't play football or baseball with a team of one, but there was one thing I could do, collect things. तो पेंसिल्वेनिया में रहते थे ये, तो कह रहे हैं कि अकेले थे वहाँ पे, अकेले की फुटबॉल टीम या बेसबॉल की टीम तो बना नहीं सकते थे। एक तो माता पिता के अकेले थे और हो सकता है कम लोग भी रहे हों। तो कह रहे हैं एक ही चीज़ वहाँ कर सकता था पेंसिल्वेनिया में, कि मैं चीज़ें कलेक्ट कर सकता था। तो ऐसा ईब्राइट का कहना है। सो ही डिड एंड डिड ही एवर। तो सो ही डिड एंड डिड ही एवर, ये देखिए, ये अजीब सा सेंटेंस ही आपके सामने दिया हुआ है। सो ही डिड एंड डिड ही एवर, इसका मतलब उन्होंने बहुत किया। जैसे हिंदी में भी बोलते हैं ना, किया ना, किया कि नहीं। तो वैसे यानी कि बहुत ज़्यादा जब करता है तो आदमी उसको कंफर्म करने के लिए कहता है। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, ईब्राइट कलेक्टेड butterflies with the same determination that was marked all his activities. That has marked all his activities. जब वो किंडरगार्टन में थे, जब केजी में थे, तो भी वो बटरफ्लाइज ऐसे ही बड़ी शौक से बटरफ्लाइज इकट्ठा किया करते थे। जैसे उनको बाकी सारे काम मिलते थे, उसमें जितना शौक होता था उतना ही शौक उनको बटरफ्लाइज इकट्ठी करने में था। जब किंडरगार्टन में, केजी में थे, तब से ही। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। तो उसके अलावा और भी चीज़ें कलेक्ट करते थे। पत्थर भी, अलग अलग तरीके के पत्थर भी इकट्ठे करते थे। फॉसिल्स इकट्ठे करते थे, पुराने जानवर जिनके निशान पड़ जाते हैं, फॉसिल्स आप लोग जानते हैं ना। एंड कॉइन्स भी इकट्ठे करते थे वो। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू, समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट। और वो बहुत ही उत्सुक, ईगर का मतलब उत्सुक, बहुत ही उत्सुक एस्ट्रोनॉमर भी बन गए, जो कि तारों के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। तो वो एस्ट्रोनॉमर भी, उसमें भी उनको इंटरेस्ट आ गया और सारी सारी रात वो तारों को घूरा करते थे। ही गेज स्टार्स ऑल नाइट। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड a driving curiosity along with a bright mind. He also had a mother who encouraged his interest in learning. तो पहली बात तो ये थी कि फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड। उनको बहुत जिज्ञासु थे वो, जानने की इच्छा बहुत थी। क्यूरियोसिटी का मतलब जानने की इच्छा रखना, तो उनमें बहुत सारी जानने की इच्छा रहती थी, वो चीज़ों के बारे में जानना चाहते थे। तो शुरुआत तो इसी से हुआ। उसके ऊपर क्या हुआ कि उनकी मम्मी भी ऐसी थी जो कि उनके ये जानने की इच्छा को बढ़ावा देती रहती थी। एनकरेज मतलब बढ़ावा देना। तो उनकी माँ भी उनके इस शौक को बढ़ावा देती थी कि इसके बारे में भी जानो, उसके बारे में भी जानो। तो उनका ये शौक फलता फूलता रहा। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, बॉट हिम telescopes, microscopes, cameras, mounting materials and other equipment and helped him in many other ways. तो उनकी मम्मी क्या करती थी, उनकी जानने की इच्छा बढ़ाने के लिए उनके लिए टेलीस्कोप, बायोस्कोप, माइक्रोस्कोप, चिपकाने के लिए, उखाड़ने के लिए सारी चीज़ें खरीदती रहती थी, जो भी उनको चाहिए था अपने सीखने के काम में जो इस्तेमाल आ सके। उनकी मम्मी कैसे मदद करती थी, ये सारी चीज़ें उनको उपलब्ध करा के। I was his only companion until he started school, his mother said. तो उनकी मम्मी ये बोल रही, मम्मी से जब बात हो रही थी तो वो ये बता रही हैं कि मैं ही उनकी इकलौती, कंपेनियन मतलब साथी। तो कह रही हैं कि मैं ही उसकी इकलौती साथी थी, रिचर्ड ई ब्राइट की, जब तक कि उसने स्कूल नहीं शुरू किया। नहीं, स्कूल से पहले तो मम्मी के साथ ही था, अकेली संतान था। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम।
और जब स्कूल में जाने लगे तो उसके बाद वो घर पे उसके मित्रों को भी बुलाती थी, दोस्तों को भी। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd ग्रेड। तो कह रही जब वो घर वापस आता था तो बस उसके बाद तो दोस्त तो आते थे, लेकिन जब वो दोस्त भी चले जाते थे उसके बाद वो सारा काम माँ बेटे एक साथ ही करते थे। और उसकी मम्मी का कहना था कि रिची ही उनके लिए सब कुछ था। वो किस चीज़ के बाद, जब उसके पापा की मृत्यु हो गई, जब वो 3rd ग्रेड में था, क्लास 3rd में था, तो उसके पापा का देहांत हो गया। तो उसके बाद रिची और उसकी मम्मी यही 2 लोग थे घर में, और यही दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। She and her son spent almost every evening at the dining room table. तो कह रहे हैं कि वो और उसकी मम्मी, भाई घर में जब 2 ही लोग थे तो दोनों लोग बोले रोज शाम को वो डाइनिंग रूम टेबल पे आपस में एक साथ बिताते थे। मतलब ये रोज का उनका कार्यक्रम था, रोज दोनों माँ बेटे डाइनिंग रूम पे शाम बिताते थे। If he didn't have things to do, I found work for him. Not physical work but learning things, his mother said. तो वो कह रही है कि जब डाइनिंग रूम पे बैठते थे तो वहाँ क्या काम करते थे। अगर उसके पास कोई काम नहीं होता था, स्कूल का कोई काम नहीं हुआ या कोई और काम नहीं हुआ, तो उसकी मम्मी उसके लिए काम ढूंढ देती थी। फिजिकल वर्क नहीं, मेंटल वर्क। मतलब कहना चाह रही है कि उसे शारीरिक काम नहीं, उसको ऐसे काम देती थी जिससे वो कुछ सीखे। तो जो शुरू में कह रहे हैं ना कि उसकी मम्मी मदद करती थी उनके सीखने में, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ाने में, जिज्ञासा को बढ़ाने में, वो इस तरीके से करती थी। उससे काम भी उसको सीखने वाले ही कराती थी। ही लाइक्ड इट, ही वांटेड टू लर्न। तो और उसकी मम्मी का कहना है कि वो, और उसको ये काम पसंद भी आते थे, रिचर्ड ईब्राइट को ये काम पसंद भी आते थे और वो उनको करना चाहता था। एंड लर्न ही डिड। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल। On everyday things, he was just like every other kid, his mother said. And learn he did. जो कहना है ना, और उसने क्या पढ़ाई की, कहते हैं ना हिंदी में, पढ़ा कि नहीं, तो and learn he did, यानी बहुत ज़्यादा पढ़ाई की उसने और क्लास में बहुत अच्छे ग्रेड्स लाए। He earned top grades in school. लेकिन उसके साथ साथ ये करें कि बाकी चीज़ों में, मैंने पढ़ाई के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उनमें वो बिल्कुल साधारण बच्चों की तरह था। जैसे सब लोग गलतियां करते हैं, सही करते हैं, वैसे सारे बच्चों की तरह था। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था वो। बाय द टाइम ही वॉज इन 2nd ग्रेड, Ebright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. तो जब तक वो दूसरी कक्षा में आया, इन 2nd ग्रेड में आया, तब तक तो उसने सारी 2500 प्रजातियां पकड़ ली थी बटरफ्लाइज की, जो कि उसके पेंसिल्वेनिया के आसपास मिलती हैं। इतना शौक था उसको। तो ये देखिए, ये दिया हुआ है, इसमें सारे 2500 लिखे हुए हैं जो उसने बटरफ्लाइज पकड़े थे। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, ही सेड। बोला कि जब 25 पकड़ लिए, तो अब रिचर्ड ईब्राइट बता रहे हैं ये कि उन्होंने ये कहा कि वो शायद बटरफ्लाई पकड़ने का ख़त्म होता, जब सारे 25 पकड़ लिए तो उसके बाद तो कुछ करना था। प्रोबेबली, ये देखिएगा, प्रोबेबली का मतलब शायद होता है, दैट प्रोबेबली है। तो कह रहे हैं कि शायद उस टाइम तितलियां पकड़ने का शौक ख़त्म हो गया होता, क्योंकि अब तो सारी पकड़ ली, अब उसके बाद क्या पकड़ेंगे। लेकिन देखिए आगे क्या हुआ। बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स. That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector. लेकिन तभी उसकी मम्मी ने एक किताब ला दी, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, जिसमें बताते हैं कि मोनार्क बटरफ्लाई जो होती हैं वो सेंट्रल अमेरिका चली जाती हैं माइग्रेट करके। जैसे कई सारी बर्ड्स माइग्रेट करती हैं, वैसे बताया कि मोनार्क एक्स एक बटरफ्लाई की स्पीशीज़ होती है जो कि सेंट्रल अमेरिका चली जाती है यहाँ से। और इस बात ने, ये बात उस किताब में लिखी थी, और इस बात ने साइंस की, विज्ञान की दुनिया खोल दी इनके लिए। क्योंकि इनके मन में फिर कई सारे सवाल आए होंगे, क्यों जाती हैं वहाँ, जाके क्या करती हैं, उनके शरीर को क्या ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में आई होंगी। तो यहीं से उनके साइंस की शुरुआत हुई। अब आप देख रहे हैं मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, क्यों इस चैप्टर का नाम है। एट द एंड ऑफ द बुक, रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस. और उस किताब के अंत में पढ़ने वालों को बुलावा भेजा गया था। इनवाइटेड मतलब बुलावा भेजना। तो उनको बुलावा भेजा गया था कि वो आए और तितलियों की माइग्रेशन को पढ़ें। माइग्रेशन मतलब
एक स्थान से दूसरी जगह जाना, पलायन बोलते हैं। तो तितलियों के पलायन को पढ़ने के लिए बुलाया गया था कि उन पे आके अध्ययन कीजिए, रिसर्च कीजिए। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक। तो टैग मतलब जुड़ना, तो डॉक्टर फ्रेडरिक ने इन लोगों को जुड़ने के लिए कहा था कि वो लोग बटरफ्लाइज पर रिसर्च कर रहे हैं, उनके साथ जो जुड़ना चाहे वो आके जुड़ जाए। टैग का मतलब जुड़ना होता है। कौन थे? डॉक्टर फ्रेडरिक। अर्कहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा, ईब्राइट्स मदर wrote up to Dr. Urquhart, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. तो वहाँ पे चिट्ठी पत्री की बात हुई, उसकी मम्मी ने चिट्ठी लिखी, ईब्राइट की मदर ने लेटर लिखा, और बहुत ही जल्द ईब्राइट वहाँ पे तितलियाँ चिपका रहा था। ये कहने का एक तरीका है, तितलियाँ चिपका रहा था मतलब वो तितलियों पे काम कर रहे थे, तो तितलियों के से ही संबंधित काम हो रहा होगा, जो तितलियों को लेके अटैच करते होंगे, कागज़ों पे चिपकाते होंगे, उन पे स्टडी करते होंगे। तो बहुत जल्दी इसका कहने का मतलब है ईब्राइट वहाँ पे काम करने लगा डॉक्टर अर्कहार्ट के पास। Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. तो किसी को भी अगर वो टैग्ड बटरफ्लाई मिल जाती मोनार्क, तो वो किसको भेजना था? टैग किसको उठा के लेके भेजना होता था? डॉक्टर अर्कहार्ट को। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। तो ये 6 हफ्ते चलता है, जब समर्स ख़त्म होने लगते हैं तब उसके लास्ट में 6 हफ्ते तक बटरफ्लाई का कलेक्टिंग सीजन चलता है। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वोंट कैच वेरी मैनी। तो अब बटरफ्लाई पकड़ने के कला के बारे में बता रहे, बोला कि अगर एक एक को पकड़ते रहोगे तो 6 हफ्ते में बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं पाओगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर ईब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। तो अब अगला काम क्या था? फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, मतलब बटरफ्लाइज के झुंड को फ्लॉक बोलते हैं। तो अगला काम अब ईब्राइट ने क्या सोचा कि अब बटरफ्लाइज के झुंड को बढ़ाया जाए। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle, from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. तो अब लोग एक एक बटरफ्लाई पकड़ते थे जितने लोगों को उनके साथ काम करने को मिला था। तो ये इस ईब्राइट ने क्या किया, उसने मोनार्क एग पकड़ लिया, फीमेल मोनार्क बटरफ्लाई। उसके एग्स अंडे देगी वो, तो अंडे देती थी, फिर वो अंडों के बड़े होने का, कैटरपिलर और बटरफ्लाइज बनने का इंतज़ार करता था। इस तरह से वो फ्लॉक कह रहे पकड़ने से अच्छा है इनको बड़ा कर लिया जाए और फिर इनको दे दिया जाए। तो उसने बहुत फिर समझदारी वाला काम कर रहा था ये तो। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो। और फिर वो बटरफ्लाइज के विंग्स में टैग लगा देता था और उनको उड़ जाने देता था। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। बोला कई सालों तक, और वो ये काम लगातार करता था। बोला कई सालों तक उसका जो बेसमेंट था घर का, वो मोनार्क बटरफ्लाइज के रहने का ठिकाना हो गया था। उसमें कई हज़ारों बटरफ्लाइज रहती थी, तितलियाँ रहती थी, जीवन के अलग अलग स्टेजेस पे। कुछ अंडे थे, कुछ थोड़े कैटरपिलर बने थे, कुछ उड़ने वाले थे। अलग अलग तरह के स्टेजेस पे लाइफ के वो वहाँ पे तितलियाँ घूमती रहती थी। और जब बड़ी हो जाती थी तो उनके पंख में टैग लगा के, टैग में तो कुछ चिपका देते हैं, और उनको छोड़ देता था। ये देखिए ये बार ग्राफ दिया हुआ है, आपको ये पढ़ना आता होगा। यानी कि ये बटरफ्लाइज का नाम है और ये कलेक्टेड इन 6 वीक्स, कितनी कलेक्ट हुई हैं, नंबर, तो ये पढ़ना आपको आता है। ये बार ग्राफ इन्वर्टेड बार ग्राफ है, ये इसको पढ़ते आप इसको देख के समझ जाइएगा। Eventually I began to lose interest in tagging butterflies. It's a tedious and there is not much feedback. तो उसके बाद धीरे धीरे अब उसको अब यही काम था, बटरफ्लाइज को पैदा करो, पालो पोसो, बड़ा करो और फिर टैग लगा के छोड़ दो। तो उसके बाद वो धीरे धीरे अब इस काम से बोर हो गया, और इस काम में कोई वापसी नहीं थी, कोई फीडबैक नहीं मिलता था कि जो आपने किया उसका क्या हुआ। Ebright said, in all the time I did it, he laughed, only 2 butterflies I had tagged were recaptured, and they were not more than 75 miles from where I lived. तो हंस के कहते कि कई साल तो उन्होंने काम किया, लेकिन टैग करके जो वापस पकड़ी गई हो ऐसी सिर्फ 2 बटरफ्लाइज थी,
और वो भी 75 मील के, यानी पेंसिल्वेनिया के 75 मील के अंदर ही, यानी वो सेंट्रल अमेरिका नहीं पहुंची थी। ये बात वो हंस के बताते थे। तब ये कुछ क्वेश्चन से इनके आगे जवाब मिलेंगे, ये देखते जाते हैं। देन इन द 7th ग्रेड, अब ये 7th ग्रेड में वापस पहुंच गए, ये उनके काम का बता रहा था, अब ये 7th ग्रेड में अब पहुंच गए, उसमें उसकी बात कर रहे हैं। देन इन द 7th ग्रेड ही गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट। तो जब 7th ग्रेड में आए, 7वीं क्लास में आए, तब उन्हें असल में पता चला कि विज्ञान होता क्या है। जब वो काउंटी साइंस फेयर, इलाके का जो साइंस फेयर होता है, साइंस का कंपटीशन होता है, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया और हार गए, तब उन्हें असली पता चला कि साइंस होता क्या है। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग। तब उनको अजीब लगा कि ऐसी जगह पे बैठ के जहाँ पे पूरी शाम बैठे रहे और कुछ भी उनको नई जीत हासिल हुई, और अगल बगल सब लोग कुछ न कुछ जीत रहे थे। तब उनको पता चला साइंस में मेहनत भी होती है। His entry was slides and frog tissues, which he showed under a microscope। तो उन्होंने उस काउंटी साइंस फेयर में क्या क्या एंट्री करी थी? स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, फ्रॉग्स के टिश्यूज जो माइक्रोस्कोप से दिखाई दे सकते थे, वो लेकर गए थे कि लोग उसको देखेंगे। तो कंपटीशन में ऐसी चीज़ें साइंस में होती हैं। He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display। तो उन्होंने ये देखा कि उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो और भी बच्चे थे, जो और भी पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने सिर्फ साफ सफाई से ये फ्रॉग टिश्यू में क्या करके ले गए हैं, फ्रॉग टिश्यू ले गए हैं और माइक्रोस्कोप से उसको देखना है। तो उनके जो कॉम्पिटिटर्स थे, उन्होंने सही के कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, यानी उन्होंने कुछ बनाया था। जैसे फ्रॉग टिश्यू आप माइक्रोस्कोप में दिखा रहे हैं, तो आपने ना फ्रॉग का टिश्यू बनाया है ना माइक्रोस्कोप बनाया है, वो सिर्फ साफ़ सफाई से आप दिखा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बाकी जो कॉम्पिटिटर थे वो सिर्फ साफ़ सफाई के ही काम नहीं किए थे, उन्होंने असल में कुछ चीज़ बनाई थी। तो ये उनका ऑब्जर्वेशन था। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एंड दैट ड्राइव्स रिचर्ड ई ब्राइट वॉज अपियरिंग। तो बोले उनमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट यानी प्रतिस्पर्धा की बात थी, उसको कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कहते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा शब्द है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। तो उनमें ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बाहर निकल रहा था। आप ये देख सकते हैं 7th ग्रेड में जब तक आए थे तो उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठती जा रही थी। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, ही सेड। तो अभी ब्राइट ने उस समय ये सोचा था कि अगले साल का जो काउंटी फेयर होगा, साइंस फेयर, उसमें मुझे असली का कोई प्रयोग करना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे दिखाने से, फ्रॉग टिश्यू दिखा दिया माइक्रोस्कोप से, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो वो असली का प्रयोग करने वाले थे। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। तो दूसरी तीसरी क्लास से ही वो इंसेक्ट्स पे काम कर रहे थे, बटरफ्लाइज को टैग करना और छोड़ना ये सब कर रहे थे। तो कह रहे हैं कि लेकिन उनको सिर्फ पता किस चीज़ के बारे में था, इंसेक्ट्स के बारे में, कीड़े मकोड़ों के बारे में ही ज़्यादा पता था। ये बात वो बता रहे हैं कि इसी फील्ड में उनको कुछ करना था, एक्सपेरिमेंट। So he wrote to Dr. Urquhart for ideas and back came a stack of suggestions for experiments। तो अब बहुत बढ़िया बात है, क्लास 7th में इन्होंने डॉक्टर उर्काट को फिर लिखा कि मेरे यहाँ ये काउंटी साइंस फेयर है, अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। हेल्प मांगी डॉक्टर उर्काट से, तो एंड बैक केम, और तुरंत ही उसका जवाब भी आया विद अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। उनमें कई सारे एक्सपेरिमेंट्स, सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स, ये देख रहे हैं। Back came the response for the suggestions of, back came a stack of, stack मतलब एक झुंड आ गया, एक दो एक्सपेरिमेंट नहीं, काफ़ी सारे। डॉक्टर उर्काट ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स लिख के वापस भेज दिए। स्टैक वर्ड हमेशा ध्यान रखिएगा, लिखने का तरीका बहुत ही अच्छा है इस नरेटर का। Those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fairs। और वो जो एक्सपेरिमेंट्स आए थे उसकी वजह से कई सारे हाई स्कूल तक, 7th में उन्होंने ये मदद मांगी थी और हाई स्कूल तक उनको कई सारे इनाम मिलते रहे। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी वो एक्सपेरिमेंट्स का यूज़ करते रहे और कई सारे उन्होंने इनाम भी पाए। फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years। तो 8वीं ग्रेड में जब थे, 8वीं क्लास में थे, तो उन्होंने फिर किस चीज़ पे शोध करना शुरू किया?
एक ऐसी बीमारी थी जो हर कुछ सालों में मोनार्क बटरफ्लाइज के अंडों को मार लेती थी। कोई ऐसी बीमारी होती थी जिसे मोनार्क बटरफ्लाइज के अंडे कैटरपिलर में नहीं बन पाते थे, वो पहले ही ख़त्म हो जाते थे। तो उस बीमारी पे शोध कर रहे थे वो। Ebright thought the disease might be carried by a beetle. He tried raising caterpillars in the presence of beetles. तो उनका ईब्राइट का सोच रहा था कि ये जो बीमारी है ये बीटल्स वो टिटेरी जैसा कीड़ा होता है ना, वो उस कीड़े के कारण होता है। तो उन्होंने मोनार्क बटरफ्लाइज के अंडों को बीटल्स के साथ बड़ा होने की साथ में रख के उनको बड़ा करना शुरू किया, ताकि वो इस लाइन पे, इस सिद्धांत पे काम कर रहे थे कि बीटल्स की वजह से ये बीमारी फैलती है। He tried raising caterpillars in the presence of beetles. I didn't get any real results, he said. लेकिन उससे कोई वास्तविक परिणाम सामने नहीं आए. But I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. लेकिन फिर भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट, ये कंपटीशन के लिए सब कर रहे थे, तो उन्होंने जाके कोई रिजल्ट आया नहीं, लेकिन फिर भी जाके उन्होंने कंपटीशन में यही दिखाया कि मैंने ट्राई किया, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया और मुझसे इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। यही चीज़ जाके उन्होंने कंपटीशन में बता दी और इस बार वो जीत गए। देखा, लोगों ने उनकी आप ऑनेस्टली कोई चीज़ ट्राई करें और नहीं सफल हुआ तो भी जीत गए वो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो साइंस का ही था। The next year, his science fair project was testing the theory that Viceroy butterflies copy monarchs. तो अगले साल उनका जो फिर कंपटीशन में हिस्सा ले, तो अगले साल फेयर में उनका जो पार्टिसिपेट करने का जो एक्सपेरिमेंट था वो ये था कि वायसराय बटरफ्लाइज भी, एक दूसरी बटरफ्लाइज होती हैं, वो मोनार्क बटरफ्लाइज की नकल उतारती हैं। ये उनका इस सिद्धांत पे वो प्रयोग कर रहे थे। The theory was that viceroys took like monarchs because monarchs don't taste good to birds. तो सिद्धांत ये वो प्रतिपादित करना चाह रहे थे, वो बताना चाह रहे थे कि वायसराय ने मोनार्क को कॉपी किस लिए किया, उनकी नकल क्यों उतारते हैं, क्योंकि मोनार्क को, तितलियों को चिड़िया खाती हैं, तो मोनार्क बटरफ्लाई चिड़ियों को पसंद नहीं आती क्योंकि उनका स्वाद इतना अच्छा नहीं होता है। तो यही वो कारण है जिसके कारण वायसराय ने भी उनकी नकल उतारी, ताकि उनका भी स्वाद अच्छा ना हो और उन्हें भी चिड़िया न खा पाए। Viceroys, on the other hand, do taste good to birds. So the more they look like monarchs, the less likely they are to become a bird's dinner. लेकिन वायसराय स्वाद उनका बड़ा अच्छा होता है, चिड़ियों को लगता होगा, भाई मुझे नहीं पता, चिड़ियों को वायसराय का स्वाद अच्छा लगता है, लेकिन वो देखने में मोनार्क्स की तरह दिखने लगी, क्योंकि इसी कारण से हो सकता है चिड़िया ना खाएं, देख के ही ना खाएं, क्योंकि वो मोनार्क जैसी लग रही है और मोनार्क का स्वाद अच्छा नहीं लगता चिड़ियों को, तो इसलिए वो कॉपी करती हैं, उनको नकल उतारती हैं। ये सिद्धांत था। So the more they look like monarchs, the less likely they are to become a bird's dinner. तो जितना ज़्यादा वो वायसराय जो बटरफ्लाइज है वो मोनार्क की तरह दिखेंगी, तो उतने ही कम चांसेस होंगे कि कोई चिड़िया उनको खा ले डिनर में। Ebright's project was to see whether in fact birds would eat monarchs. तो ईब्राइट का प्रोजेक्ट एक्चुअली क्या था, ये देखना कि क्या चिड़िया सच में मोनार्क्स को खाएंगी या नहीं खाएंगी। He found that a starling would not eat ordinary bird food. तो उन्होंने ये सबसे पहले ये पाया कि शुरुआत में ये पाया कि स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। तो उन्होंने शुरू में ये देखा कि जो स्टारलिंग है वो नॉर्मली बर्ड पहले मोनार्क को खाएगा नहीं, कोई चिड़िया का बच्चा शुरुआत में मोनार्क को नहीं खाएगा, लेकिन इट कुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट। तो बर्ड फूड की तरफ ऐसा कुछ नहीं था कि मोनार्क्स को वो खाते नहीं थे, वो जितने भी मोनार्क पा रही थी चिड़िया वो सारे के सारे खाए जा रही थी। आप समझ रहे हैं ना, जो सिद्धांत शुरू करने का पहला तरीका था कि मोनार्क को चिड़िया इसलिए नहीं खाती क्योंकि उनका स्वाद उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो वहाँ तो ये देखा कि चिड़िया सारे के सारे मोनार्क जितने भी पा रही है सारी खा जा रही हैं वो तितलियाँ। चिड़िया जो है मोनार्क तितलियों को बड़े मन से खा रही हैं।
Ebright said later research by other people showed that viceroys probably do copy the monarch. लेकिन बाद में जाके उन्होंने ये भी कहा है आगे चल के कि वॉयसराय सच में मोनार्क बटरफ्लाइज का कॉपी करती हैं, उनकी नकल उतारती हैं। तो आप ये जरूर ये पढ़ते समय ध्यान रखिएगा कि ये साइंस के शुरू होने के बड़े अर्ली डेज थे, ये काफ़ी पुरानी बात है जब साइंस नया नया इस फील्ड्स में आगे बढ़ रहा था। लोग जानवरों के, छोटे छोटे जानवरों की हैबिट्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। ये पुरानी बात है, आज से इसको कंपेयर मत कीजिएगा आज की साइंटिफिक प्रोग्रेस से। आज साइंस काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका है। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। तो फर्स्ट आया था ये जो प्रोजेक्ट इन्होंने किया था, जिसमें ये फाइनली पता लगा कि चिड़िया तो सारे मोनार्क खाई जाती हैं। तो ये फर्स्ट आया था जूलॉजी सेक्शन में, और ओवरऑल साइंस के सेक्शन में ये थर्ड आया था, इसको थर्ड प्राइज मिला। In his second year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. और जब वो हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में थे तो ईब्राइट की जो उनके जो प्रयोग थे, रिसर्च, अनुसंधान, तो ईब्राइट के जो अनुसंधान थे उससे क्या निकल के आए, एक कीड़ों में पाए जाने वाला न्यू इंसेक्ट हार्मोन, कीड़ों में पाए जाने वाले एक नए हार्मोन की खोज की उन्होंने अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में ही। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थियोरी ऑफ द लाइफ ऑफ सेल्स। और अगर इनडायरेक्टली यानी सीधे तौर पे नहीं, दूर से उसका अगर रिश्ता देखें तो उनके थियोरी ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की थियोरी पे भी, लाइफ की कोशिकाओं की थियोरी पे भी इसका असर पड़ा, वो भी इसी के थ्रू निकला। तो आप देख रहे हो जब वो साइंटिस्ट बन रहे हैं, थोड़े थोड़े साइंटिस्ट नए नए काम करके, छोटी छोटी चीज़ें करके, वो अल्टीमेटली उनको वो जो शुरू में जो इनाम बताए थे वो सारे किसके लिए मिले थे, सेल्स पे वर्क के लिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे भी मिले थे। तो वो सारी चीज़ें कहाँ से शुरू हो रही हैं, उनके बटरफ्लाइज के शौक से। वो पकड़ा उन्होंने, फिर अब हार्मोन तक पहुँचे हैं, फिर छोटे छोटे काउंटी साइंस फेयर्स में हिस्सा लिया, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग तरीके से। तो ये है मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट की कहानी, इसी कारण इसको मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट कहा गया है। The question he tried to answer was simple. What is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa? तो मोनार्क बटरफ्लाई कैटरपिलर के बाद जो होता है वो प्यूपा ही होता है, जब वो कुकून में अंदर बना होता है, जब वो बटरफ्लाई निकलती है बाहर। तो मोनार्क बटरफ्लाई के प्यूपा पे 12 गोल्डन धब्बे क्यों होते हैं, 12 सुनहरे धब्बे क्यों होते हैं, इसी सवाल का वो जवाब देना चाहते थे। Everyone assumed the spots were just ornamental, Ebright said, but Dr. Urquhart didn't believe it. तो बाकी सब ने, जब वो जिस सवाल का जवाब देना चाहते थे, सबने उसका जवाब क्या दिया कि बहुत सिंपल है, वो तो सजावट के लिए है। भाई सबके शरीर पे कुछ ना कुछ सजावट के लिए चीज़ें होती हैं। तो इस बात पे ईब्राइट क्या कहते थे कि डॉक्टर उर्कहार्ट, जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा था, वो ये हमेशा कहते थे कि उर्कहार्ट को इस बात पे भरोसा नहीं है भाई, इसलिए वो इस सवाल का जवाब देना चाहते थे। टू फाइंड द आंसर, ईब्राइट एंड अनदर एक्सेलेंट साइंस स्टूडेंट first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. तो इस सवाल का जवाब देने के लिए कि वो 12 सुनहरे धब्बे क्यों होते हैं मोनार्क बटरफ्लाई के प्यूपा पे, ईब्राइट को, यानी साइंटिस्ट ईब्राइट को और उनके एक मित्र को, साथी को, सहयोगी को एक ऐसी मशीन बनानी पड़ी जिससे ये पता चले, जिससे वो ये देख सकें कि जो 12 स्पॉट्स हैं उनमें से हार्मोन्स निकलते हैं, सिक्रीट होते हैं, बाहर रिश्ते हैं, जिनसे बटरफ्लाई, वो मोनार्क बटरफ्लाई की पूरी डेवलपमेंट में, पूरी ग्रोथ में मदद मिलती है। तो ये बात साबित करने के लिए उनको ऐसा यंत्र चाहिए था, तो दोनों ने मिलकर वो बनाया। कहानी तो इंटरेस्टिंग जा रही है। दिस प्रोजेक्ट वन ईब्राइट्स फर्स्ट प्लेस इन दी काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। और ये जो उनका प्रयोग था, बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने पता लगा ली थी। अब तक तो लोग समझ रहे थे कि ये सिर्फ सजावट के लिए उनके 12 धब्बे होते हैं, ये साइंस की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खोज है। तो उन्होंने ये साबित कर दिया। जो नॉर्मल लोग, नॉर्मल वैज्ञानिक भी, उनके आसपास लोग, नॉर्मल लोग तो रहते नहीं होंगे ना, साइंटिस्ट से ही उनकी बात होती होगी, जो कि ये सोचते थे कि ये सिर्फ सजावट के लिए है।
वहाँ पे उन्होंने ये साबित कर दिया कि इन स्पॉट से ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जिनसे बटरफ्लाई की ग्रोथ में हेल्प मिलती है। तो ये बहुत बड़ी खोज थी। तो उनको उसके बाद इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में हिस्सा लेने का मौका मिल गया। यानी अब वो बड़ी लीग में पहुंच गए। जो शुरुआत में बोला था ना 15 साल की उम्र में आप बड़े लीग में बड़े कंट्री के लिए खेलने लगे और पहले ही मैच में आप होम रन मार दें, क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में आप 14-15 साल की उम्र में कंट्री इंडिया के लिए खेलने लगे और पहले मैच में आप सेंचुरी मार दें, ऐसी ये घटना थी कुछ। द प्रोजेक्ट वन eBright's फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। तो ये तो हमने देख लिया है। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटेमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। तो ये भी एक बहुत बड़ा संस्थान है जिसमें गर्मियों के दौरान उनको इस संस्था के साथ भी काम करने का मौका मिला। एज ए हाई स्कूल जूनियर, रिचर्ड ईब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट्स ऑन दी मोनार्क प्यूपा। और हाई स्कूल जूनियर के तौर पे जब वो हाई स्कूल के जूनियर सेक्शन में थे तब उन्होंने ये प्रयोग जारी रखे। मोनार्क के प्यूपा पे काम करते रहे, वो उस पर एक्सपेरिमेंट्स अपने प्रयोग जारी रखे। कौन है? That year, his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. तो उस साल भी यानी जूनियर ईयर के बाद भी उन्होंने मोनार्क प्यूपा पे काम करना शुरू किया और उस साल भी वो जीते फर्स्ट प्राइज़। और अगले साल भी उनको लेबोरेटरी में, आर्मी की लेबोरेटरी में गर्मियों के दौरान काम करने का मौका मिला। तो यानी धीरे धीरे ऐसे वो देखिए, ऐसे वो साइंटिस्ट बनते जा रहे हैं, धीरे धीरे प्रसिद्धि भी पा रहे हैं, नाम भी पा रहे हैं, नई नई चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ों की खोज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आदमी जो एक बड़ी चीज़ की खोज करता है उसके पीछे बहुत सारे छोटे स्टेप्स होते हैं। तो ये वैज्ञानिक बनने की राह के ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं। इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots. तो अगले साल यानी हाई स्कूल जूनियर ईयर के बाद हाई स्कूल के सीनियर ईयर में वो एक स्टेप और यानी अपने प्रयोगों को एक अगले स्तर पे ले गए। वहाँ पे उन्होंने बटरफ्लाई विंग से, मोनार्क बटरफ्लाई की विंग से जो सेल्स निकाल के उनको आर्टिफिशियली कल्चर किया, उनको और ग्रो किया और ये बात साबित की कि अगर वो स्पॉट्स नहीं होंगे, यानी अगर वो स्पॉट्स होंगे तब ही वो बटरफ्लाई का विंग पूरी तरह से ग्रो कर पाएगा। तो ये बात वो साबित कैसे कर सकते हैं स्पॉट्स हटा के किसी मोनार्क बटरफ्लाई के या प्यूपा के विंग से। यानी वो अब बड़े स्तर के प्रोजेक्ट्स करने लगे, बड़े स्तर के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। और इस प्रोजेक्ट ने भी इंटरनेशनल जूलॉजी फेयर में पहला इनाम पाया। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो अब उसके बाद आर्मी लेबोरेटरी में भी काम कर रहे थे, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने यूएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की लेबोरेटरी में भी वहाँ भी काम करना शुरू कर दिया। The following summer, after his freshman year at Harvard University, eBright went back to the laboratory of the Department of Agriculture. तो अगले साल, the following summer, अगले साल आने वाले समर में, यानी अगली बार जो समर आया, गर्मियों का मौसम आया, उस मौसम में अपने हार्वर्ड में पढ़ रहे थे वो। देखिए कितने बड़े बड़े जगहों पे अब जाने लगे। उसके बाद वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जहाँ वो काम कर रहे थे तो वहाँ भी जाकर उन्होंने काम किया और वहाँ पे और भी ज़्यादा हार्मोन्स पे ही वो लगातार इन चीज़ों पे, हार्मोन्स में eBright हार्मोन्स पे लगातार काम कर रहे थे। वो जो गोल्ड स्पॉट्स, सुनहरे स्पॉट्स होते हैं मोनार्क बटरफ्लाईज के विंग्स पे। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। तो जो यूनिवर्सिटी में बहुत आधुनिक इक्विपमेंट्स थे, इंस्ट्रूमेंट्स थे, उनको देख के वो जो मोनार्क बटरफ्लाईज के विंग्स से जो स्पॉट्स से हार्मोन्स निकलते थे उनका वो केमिकल स्ट्रक्चर, रासायनिक स्ट्रक्चर देख सकते थे। भाई ये चीज़ तो बहुत बड़ी होती है ना, इतने आधुनिक इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ मिलेंगे eBright को उस समय पे।
तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसी बड़ी संस्था के साथ काम करें, तो इसी कारण वो वापस बार बार वहाँ जाते थे। तो उनको केमिकल स्ट्रक्चर देखना था हार्मोन्स का, तो वहाँ इसी कारण वो जाते थे कि उन इंस्ट्रूमेंट से उसका रासायनिक स्ट्रक्चर देख सकें। A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life. तो जब जूनियर ईयर में थे, अब हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ जूनियर ईयर के समय ही उनको 1-1.5 साल बाद उनको ये बात का एक आइडिया लगा, एक दिमाग में ख्याल आया कि सेल के बारे में उनके दिमाग में कहा है कि सेल लाइफ के बारे में थियोरी उनके दिमाग में आना शुरू हुई 1-1.5 साल बाद, जब वो हार्वर्ड में जूनियर ईयर में थे। It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of hormone. और ये चीज़ कब आई उनके सामने? जब वो हार्मोन जो अब निकलना, हार्मोन देख लिया था उन्होंने, जो सिक्रीट होते हैं गोल्ड स्पॉट्स में से, ये वाली बात तो ख़त्म हो गई है, साइंटिस्ट बनने के स्टेप्स में ये सब हो चुका है। तो जब उसका वो एक्सरे फोटो देख रहे थे उन हार्मोन्स के केमिकल स्ट्रक्चर का, तब ये बात उनके दिमाग में आई। When he saw those photos, Ebright didn't shout Eureka or even I've got it. तो जब उन्होंने फोटो देखा तो ऐसा नहीं हुआ कि उनको अचानक दिमाग में ख्याल आया और वो जोर से चिल्लाने लगे यूरेका। कुछ अच्छी चीज़ होती है तो हम लोग बोलते हैं अरे वाह, ओह। तो ऐसे ही पेंसिल्वेनिया में यूरेका कहने का चलन होगा, तो यूरेका या आई हैव गॉट इट ऐसी चीज़ें करके वो कूदने नहीं लगे। But he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of the biology's puzzles. How the cell can read the blueprint of its DNA. लेकिन वो देखते समय उनके दिमाग में एक और भी बड़ी बात आ रही थी कि बायोलॉजी की दुनिया में, जीव विज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ा सवाल है कि सेल, कोई भी सेल जो होता है वो कैसे पढ़ता है, कि उसको क्या चाहिए। हमारे अंदर जो चीज़ें आती हैं, हमारा जो कोशिकाएं होती हैं, वो कैसे रेप्लिकेट करती हैं, कॉपी करती हैं हमारे माँ बाप की नाक को, आँख को। तो जीव विज्ञान का एक बहुत बड़ा रहस्य है कि कोशिकाओं को कैसे पता चलता है, हमारी नाक को कैसे पता चला कि ये नाक हमारी पीढ़ी में या हमारे परिवार में उस जैसी बननी है। तो जीव विज्ञान के ये इतने बड़े सवाल पे उनके दिमाग में उसका जवाब आने लग रहा था। DNA is the substance in the molecules of a cell that controls heredity. और DNA ही वो चीज़ें होती हैं जो कि हेरिडिटी, अनुवांशिकता को कंट्रोल करती हैं। हेरिडिटी का मतलब अनुवांशिकता, तो अनुवांशिकता को कंट्रोल करती हैं। तो सेल्स को कैसे पता चलता है कि ये चीज़ हमको कॉपी करनी है, हमें नाक इसी परिवार में किसी के जैसी बनानी है, सेल्स को कैसे पता चलता है? तो इस सवाल का जवाब उनको आने लगा। इट डिटरमाइंस द फॉर्म and function of the cell. Thus DNA is the blueprint of life. Blueprint मतलब खाका। कोई भी फिल्म बनती है, कोई भी आप फोटो लेते हैं तो पुराने ज़माने में नेगेटिव बनते थे, सिनेमा बनता था उसका ब्लूप्रिंट बनता था। अभी भी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं उनका जो डायग्राम बनता है उसको ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो पहले चीज़ को, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसको ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो Ebright एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग, देखिए अब पहली बार नाम दिया उनके कॉलेज में जो रूममेट ने, कॉलेज में जिसको उनके साथ इनाम मिला था, तो जेम्स आर वोंग वर्कड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन। तो वो सारी रात, Ebright और जेम्स वोंग सारी रात काम करते रहे, जो उनका रूममेट था। प्लास्टिक के सैंपल्स बना रहे थे, मॉडल्स बना रहे थे कि ये कैसे काम करेगा, कैसे वो दिखा सकें कि सेल्स DNA को कैसे कॉपी करते हैं, एक दूसरे को रेप्लिकेट कैसे करते हैं। सारी रात बनाते रहे वो। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। और एक साथ मिलकर उन्होंने बाद में वो थ्योरी भी लिखी, वो सिद्धांत भी लिखे जिससे ये सब साबित हो सके। सरप्राइजिंग नो वन who knew them, Surprising no one who knew him, Richard Ebright graduated from Harvard with highest honors, second in his class of 1510. तो 1510 बच्चों के समूह के क्लास में हार्वर्ड में Ebright सेकंड आए थे। ठीक है, तो ये बहुत होनहार साइंटिस्ट निकल रहे थे वो धीरे धीरे। Ebright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical
स्कूल। तो ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर वो कंटिन्यू कर सकते हैं, हार्वर्ड में ही पढ़ रहे थे वो, तो हार्वर्ड में ही स्टूडेंट रिसर्चर बन गए, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। आगे चल के देयर ही बिगैन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी, और वहाँ पे उन्होंने अपने सिद्धांत को टेस्ट करने के लिए काम करना शुरू कर दिया, एक्सपेरिमेंट्स करने लगे। तो याद है इनका मेन था, ये वहाँ काम करते थे जहाँ पे अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स हो, अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हो, जिससे वो अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स करते जाएं। इनको मतलब सिर्फ साइंस से था। ये देख के अच्छा लग रहा है, इनके कैरेक्टर के बारे में ये चीज़ पता चल रही है। If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life. It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. तो इनका मानना था कि अगर ये सिद्धांत सही साबित हो जाता है तो ये जीवन के सिद्धांत में बहुत समझने में, जीवन को समझने में बहुत मदद करेगा, और कई बीमारियां जैसे कैंसर जैसी बीमारियां हैं तो इनके सेल्स भी कैसे कॉपी करते हैं और बढ़ते जाते हैं, तो इनको ठीक करने में भी मदद मिलेगी, ऐसा ईब्राइट का मानना था। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ईब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। और ये सब कैसे संभव हो रहा था? सिर्फ ईब्राइट की वैज्ञानिक खोज से और जानने की इच्छा से। क्यूरियोसिटी के बारे में हमने बहुत बार देखा है, क्यूरियोसिटी का मतलब जानने की इच्छा। तो ये सब जानने की इच्छा से शुरू होता है ईब्राइट की। ये सारा संभव क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ईब्राइट को जानने की इच्छा थी, सबसे पहले तितलियों के बारे में। His high school research into the purpose of the spots of a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. तो जो मैक्स प्यूपा में जो सुनहरे धब्बे क्यों होते हैं मोनार्क प्यूपा के बटरफ्लाई के विंग्स पे, वो बात जानने से शुरू हुई, और वही आगे बढ़ के किस सिद्धांत के रूप में निकली? थ्योरी ऑफ लाइफ, जीवन के सिद्धांत के रूप में। थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, कोशिकाओं के जीवन के बारे में उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया। Richard E. Bright has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interests. E. Bright also became a champion debater and public speaker and a good canoeist and all around outdoors person. तो कैनू लगाते हैं जब हम नदी के किनारे या जंगलों में, पहाड़ों पे घूमने जाते हैं, तो वो कपड़े के या प्लास्टिक के टेंट लगाते हैं, उसको कैनू कहते हैं। तो वो भी काम बहुत अच्छा करते थे, बहुत अच्छी डिबेट करते थे, कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते थे। यानी सिर्फ विज्ञान में ही उनका इंटरेस्ट नहीं था, इन सारी चीज़ों में भी वो बहुत अच्छे निकल के आए, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट। साइंटिस्ट होने का मतलब ये नहीं कि कमरे में बंद होकर सिर्फ अपना काम करते रहते, तो वो आउटडोर पर्सन भी थे, उनका व्यक्तित्व मुखर भी था, बाहरी भी था। ठीक है, तो उनकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंस एग्जिबिट्स। और वो एक बहुत ही शानदार फोटोग्राफर है, एक्सपर्ट फोटोग्राफर। यानी विज्ञान में जाने का मतलब ये नहीं है कि आप डल इंसान हो जाते हैं। तो फोटोग्राफर भी बहुत अच्छे थे, ख़ास तौर पे प्रकृति की फ़ोटो खींचते थे और साइंटिफिक एग्जिबिट्स की फ़ोटो खींचते थे। इन हाई स्कूल रिचर्ड ई ब्राइट वॉज अ straight A student. Because learning was easy, he turned a lot of his energy towards the debating and model United Nation clubs. हाई स्कूल में जब होते तो रिचर्ड ई ब्राइट हम हमेशा ए ग्रेड लाते थे, क्योंकि वहाँ पढ़ना काफ़ी आसान था। उसके अलावा वो डिबेट्स में यूनाइटेड नेशंस के जो क्लब्स होते हैं उनमें वो हिस्सा लेते थे और काफ़ी सारे काम करते थे। He also found someone to admire, Richard A. Wellher, his social studies teacher and advisor to both clubs. Mr. Wellher was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas, E. Bright said. तो हाई स्कूल में जब थे तो मिस्टर वेलहर उनके काफ़ी पसंदीदा टीचर थे। उन्होंने उनका दिमाग कई सारे नए नए तथ्यों के बारे में, नए नए विचारों के बारे में, भाई टीचर आपसे बात करते हैं तो वो आपका ध्यान कई नई चीज़ों की तरफ ले जाते हैं, तो नए आइडियाज़ की तरफ उनका ध्यान मिस्टर वेलर ले गए। तो उनका बहुत बड़ा योगदान था रिचर्ड ई ब्राइट के हिसाब से उनके जीवन में। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव। नहीं, हम ये पढ़ रहे हैं, रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा
effort, Mr. Welher said. तो मिस्टर वेलहर का रिचर्ड के बारे में क्या कहना था कि रिचर्ड वो बच्चा था जो हमेशा बाकी लोगों से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देता था, एक्स्ट्रा मेहनत करता था. व्हाट प्लीज मी वॉज, here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interests. तो सबसे अच्छी बात मिस्टर वेलहर को लगती थी रिचर्ड के बारे में कि वो रिचर्ड वो बच्चा था जो अपने बाकी सारे इंटरेस्ट यानी हॉबी उसकी क्या थी, बटरफ्लाइज पे काम करना, तो वो सब करने के अलावा भी 3-4 घंटे और लगाता था अपने डिबेट्स पे रिसर्च करने के लिए. तो ये बात मिस्टर वेलहर को बहुत पसंद थी रिचर्ड के बारे में. Richard was competitive, Mr. Welher continued, but not in a bad sense. तो वेलहर ने रिचर्ड के बारे में और भी क्या बताया कि रिचर्ड में कॉम्पिटिटिव था, वो कंपटीशन करता था लेकिन बुरे सेंस में नहीं, वो अच्छे सेंस में प्रतियोगिता करता था लेकिन तरक्की के लिए, कुछ नया सीखने के लिए. He explained, Richard wasn't interested in winning for winning sake or winning to get a prize. तो रिचर्ड के बारे में कह रहे हैं मिस्टर वेलर कि रिचर्ड को सिर्फ जीतने के लिए जीतना पसंद नहीं था कि सिर्फ जीतने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो देखते हैं भाई किस लिए पसंद था. रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड फॉर द राइट रीजन्स. ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट. तो वो क्यों पार्टिसिपेट करता था, क्यों प्रतियोगिता में हिस्सा लेता था, क्योंकि वो सबसे अच्छा काम करना चाहता था सही उद्देश्यों के साथ. यानी विज्ञान के प्रति उसका नज़रिया रिचर्ड का बहुत ही अच्छा था, साफ सुथरा था. एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. और वेलर का कहना है कि वही एक मुख्य इंग्रेडिएंट है, एक सामान है, एक हिस्सा है. इंग्रेडिएंट का मतलब होता है सामान. जब आप कोई चीज़, जैसे आप चाय बना रहे हैं तो दूध जो है वो चाय बनाने का एक इंग्रेडिएंट है. तो ऐसे ही वेलहर का कहना है कि रिचर्ड में ये जो इंग्रेडिएंट था कि वो सबसे अच्छा काम करने के लिए प्रतियोगिता में हिस्सा लेता था, ये ज़रूरी है वैज्ञानिक बनाने के लिए. ये इंग्रेडिएंट बहुत ज़रूरी है. स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड एंड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स. तो उनका कहना है कि शुरुआत करो अच्छे दिमाग के साथ, जिसमें थोड़ी सी जिज्ञासा हो, जानने की इच्छा रहती हो, उसको और भी हिलाओ और उसमें एक चीज़ और मिलाओ, जीतने की इच्छा, और आप एक ब्राइट माइंड पा सकते हैं. ई ब्राइट हैड दीज क्वालिटीज़. और ई ब्राइट के पास ये सारे क्वालिटीज़ थी. तो ये इंग्रेडिएंट्स थे, ये सामान है जिससे एक वैज्ञानिक बन सकता है. क्या क्या? ब्राइट माइंड, क्यूरियोसिटी और विल टू विन. इनको मिला के हिलाओ, बर्तन में रख के खूब सारा मिलाओ तो वैज्ञानिक निकल आएगा. From the time the book The Travels of a Monarch X opened the world of science to him, Richard E. Bright has never lost his scientific curiosity. तो वो जो किताब उसकी मम्मी ने सबसे पहले दी थी, The Travels of Monarch X, तो जब से उस किताब ने इनका दिमाग खोल दिया विज्ञान के लिए, तब से क्यूरियोसिटी यानी जानने की इच्छा विज्ञान के बारे में कभी ख़त्म नहीं हुई ब्राइट की. तो ये हमने देखा है. ये किताब रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने लिखा है रिचर्ड एच ई ब्राइट के बारे में. बहुत ही इंटरेस्टिंग था. ये कुछ क्वेश्चन हैं, इसके देख लेते हैं. हाउ कैन वन बिकम अ साइंटिस्ट, एन इकोनॉमिस्ट, अ हिस्टोरियन? डज इट सिंपली इन्वॉल्व रीडिंग मेनी बुक्स ऑन द सब्जेक्ट? डज इट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग, थिंकिंग एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स? तो हाँ, हाउ कैन यू बिकम? सबसे पहले फर्स्ट यू टेक ए ग्रेड माइंड. ठीक है. देन you have a little bit of curiosity, then you mix it with a will to win. There you have one of the best minds. So this is basically the way how you can create any type of professional, be it a scientist, historian, economist, anything. All right. इसके आगे आप लिख सकते हैं, yes, we do think that reading books on your topic of interest or your topic of profession is very important, but you cannot become a historian, a scientist or an economist just by reading the books. You need to do experiments, you need to do practical experience, you need to work with in your field for a couple of years, then you would be able to become anything that you want. All right. इसके अलावा अगर आपके मन में एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो हमने डिस्कस किया है, ऊपर आपने देखा है ना, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट में रिचर्ड एच ई ब्राइट कैसे साइंटिस्ट बने. क्या वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के बल पे बने? क्या वो सिर्फ पढ़ के बने?
या अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की जिज्ञासाओं के साथ उनकी क्यूरियोसिटी थी. ही हैड अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी which made him investigate a lot of things, a lot of questions that came to his mind. This is how he became a scientist. आगे देखते हैं. You must have read about cells and DNA in your science books. तो आपने सेल्स और डीएनए के बारे में अपने साइंस की बुक्स में पढ़ा होगा. डिस्कस रिचर्ड ई ब्राइट्स वर्क इन द लाइट ऑफ व्हाट यू हैव studied. If you get an opportunity to work like Richard E. Bright on projects and experiments, which field would you like to work on and why? तो आपने साइंस में सेल्स और डीएनए के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है. तो रिचर्ड ई ब्राइट ने जो काम किया है सेल्स और डीएनए के बारे में, जिसमें सेल्स क्यों कॉपी करते हैं, हमारी शक्ल हमारे ही परिवार में किसी के जैसी क्यों होती है, क्योंकि हमारे सेल्स कॉपी करते हैं डीएनए से. तो इस बारे में आपने जो साइंस में पढ़ा है और रिचर्ड ई ब्राइट ने जो काम किया उसको लेकर अगर दो पैराग्राफ लिख सकते हैं तो वो लिख दीजिए. बहुत आसान होगा, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. रिचर्ड ई ब्राइट ने जो किया है वही चीज़ें बस लिखनी है, मेंशन करनी है आपको. ऑलराइट. और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है रिचर्ड ई ब्राइट के जैसा किसी प्रोजेक्ट पे काम करने की, तो आप साइंस में किस फील्ड में काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे, किस चीज़ पे शोध या अनुसंधान करना पसंद करेंगे, कौन सा ऐसा सवाल है जो आपको तंग करता है जिसका जवाब जानने के लिए आप प्रयोग करेंगे. ठीक है. तो ज़्यादा फोकस उस बात पे कीजिए कि कौन सा ऐसा सवाल है साइंस की फील्ड में जो आपको परेशान करता है, जिस पे आप सोचने को मजबूर होते हैं, वो फील्ड चुनिएगा. ऑलराइट. इस सवाल में ये ट्रिक है. तो टॉक अबाउट इट, ये बातें करने के लिए चिल्ड्रन एवरीवेयर हम कर रहे हैं. ये चिल्ड्रन एवरीवेयर वंडर अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम. द क्वेश्चंस दे आस्क आर द बिगिनिंग ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी. तो सबसे पहले जो बच्चे जो सवाल पूछना शुरू करते हैं कि चिड़िया उड़ती क्यों है या पानी बहता क्यों है, वो ही विज्ञान की शुरुआत है. ऐसे ही सवालों से विज्ञान शुरू होता है. ऑलराइट. सही बात है ना. विज्ञान हमेशा सवालों से शुरू होता है. तो यही बात ये कह रहे हैं. गिवन बिलो आर सम क्वेश्चंस दैट चिल्ड्रन इन इंडिया हैव आस्क्ड प्रोफेसर यशपाल एंड डॉक्टर राहुल पाल एज रिपोर्टेड इन देयर बुक. तो प्रोफेसर यशपाल और राहुल से ये सवाल इंडिया के बच्चों ने पूछा है. देखते हैं क्या क्या पूछा है. व्हाट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, व्हाट आर इट्स यूजेस. तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, यानी डीएनए को कॉपी करने का मैकेनिज्म होता है ये, जिसमें डीएनए के फिंगरप्रिंट्स आपकी कोशिकाओं के पे छूट जाते हैं, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग एक जैसे ही पैदा होते हैं, 2 हाथों 2 पैरों के साथ. मानव जाति में भी ये है ना कि किसी अचानक से लोगों के 6 हाथ क्यों नहीं होना शुरू हो जाते. कैसे हमारी बॉडी को पता है कि हमारे 2 ही हाथ होंगे और 5 ही उंगलियां होंगी. तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हिस्सा होता है. इसके बारे में आपको और ज़्यादा पता करना होगा तो आप गूगल से या टीचर से इस बारे में पता कर सकते हैं. हाउ डू हनी बीज आइडेंटिफाई देयर ओन हनी कॉम्स. जो हनी बीज होती हैं, जो शहद वाली मक्खियाँ होती हैं, वो अपने छत्ते कैसे पहचान पाती हैं. एक जगह तो 20 छत्ते लग सकते हैं, 10, 20, 50 कितने भी छत्ते लगे हों, तो जो शहद वाली मक्खी होती है वो वापस अपने ही छत्ते में कैसे जाती है, वो कैसे आइडेंटिफाई करती है. तो ये सारे सवाल बच्चों ने पूछे हैं. ये जानने के लिए यहीं से विज्ञान की शुरुआत होती है. आप इस पर शोध करेंगे तो धीरे धीरे आपको बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलेंगी. वाई डज रेन फॉल इन ड्रॉप्स. और पानी जो है वो बूंदों में क्यों गिरता है, एक साथ सारा पानी क्यों नहीं गिर जाता है, एक फ्लो में क्यों नहीं गिर जाता है एक जगह पे. बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. इन बारे में जानने की कोशिश कीजिए. कैन यू आंसर दीज क्वेश्चंस. बिल्कुल पता लगाइए इन क्वेश्चंस के बारे में कि ऐसा क्यों होता है. ये साइंटिफिक इंक्वायरी की ये जिज्ञासा है, ये जानने की शुरुआत ही विज्ञान की शुरुआत होती है. यू ऑल्सो मस्ट हैव वंडर्ड अबाउट सर्टेन थिंग्स अराउंड यू. शेयर दीज क्वेश्चंस विद योर क्लास एंड ट्राई टू आंसर देम. तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली होंगी जो आपको तंग करती हैं, जब वो सवाल परेशान करते हैं, तो आपस में शेयर कीजिए, टीचर से पूछिए, और आजकल तो सबसे बढ़िया है गूगल से पूछिए. और अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन इसमें टाइप कीजिए और मुझसे भी पूछ सकते हैं आप. मुझे आएगा तो मैं भी जवाब देने की कोशिश करूँगा. तो चलिए, ये चैप्टर 6 आपका ख़त्म हुआ. काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था. मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, लेसन नंबर 6 from the book of class 10th, Footprints Without Feet. Thank you.